हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के पांड्रा फायरिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, घटनास्थल पर तैनात गश्ती दल के अफसर और कर्मी सस्पेंड। रांची के पांड्रा में फायरिंग मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही घटनास्थल पर तैनात गश्ती दल के कर्मी और अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि सोमवार को दोपहर 1:15 में पांड्रा में ओटीसी ग्राउंड के पास आईसीआईसीआई बैंक के सामने व्यवसायी नीरज गुप्ता के कर्मी सुमित गुप्ता नामक व्यक्ति से 3 अपराध कर्मी के द्वारा 13 लाख रुपए की छिनतई की गई है। छिनतई की घटना में वहीं मौजूद व्यक्ति के द्वारा घटना का विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति वर्तमान में इलाजरत है और खतरे से बाहर है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड का त्वरित उद्भेदन करने, घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। घटनास्थल क्षेत्र में तैनात गश्ती दल के पदाधिकारी कर्मियों को निलंबित किया गया है। देवघर में रहस्यमय तरीके से 4 बसों में लगी आग, कुछ ही मिनटों में राख का ढेर में हुई तब्दील। देवघर में शिवपुरी मोहल्ले में सोमवार शाम को अचानक हड़कंप मच गया, जब 4 बसों में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। चंद मिनटों में ही बसें धधकने लगी और देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बसें सड़क किनारे खड़ी थी जब अचानक आग की लपेटें उठने लगी। तेज धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया, जिससे स्थानीय लोग सहम गए और वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। आग पर काबू पाने के लिए बस मालिक दिनेश नंद झा, उनके स्टाफ और स्थानीय निवासियों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन आग की भव्यता के सामने सभी प्रयास नाकामी साबित हुआ। बाद में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस मालिक दिनेशानंद झा, जो देवघर बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि सभी बसें चलने योग्य स्थिति में थी। आग लगने के कारण का अभी तक कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही के दिनों में इस इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी थी। यहां पर कई लोग नशा करने के लिए जमा होते थे, जिन्हें कई बार भगाया गया और इस बारे में पुलिस को भी सूचित किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। पार्किंग नियमों की अनदेखी करने पर सील किए जाएंगे व्यावसायिक भवन, निगम ने तोड़े जाने की दी चेतावनी। रांची में पार्किंग नियमों की अनदेखी करने पर व्यावसायिक भवनों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। चिन्हित भवनों को सील किया जाएगा और तोड़े जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। रांची नगर निगम ने एक पत्र जारी कर व्यावसायिक भवनों के मालिक और दुकानदारों से कहा कि वे पार्किंग नियमों के अनुसार ही अपने भवन के सामने वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें। जारी पत्र में निगम ने कहा कि आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए जो चिन्हित पार्किंग है, उसका पार्किंग के जगह पर दूसरे प्रयोग में लाया जा रहा। प्रतिष्ठान वाले अपने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई दुकानदार द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जा रहा, जिससे यातायात बाधित हो रही। सफाई कार्य में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, जो भवन प्लान अधिनियम तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का स्पष्ट उल्लंघन है। नगर निगम ने कहा कि प्रतिष्ठानों के मालिक से अपील है कि 3 दिनों के अंदर अपने वाहनों का पार्किंग भवन में चिन्हित पार्किंग स्थल में ही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जिन्होंने अपने चिन्हित पार्किंग स्थल जो भवन के बिल्डिंग प्लान के नियम द्वारा पारित किया गया है, उसमें बदलाव कर दूसरे कार्य, दुकान, गोदाम अन्य में प्रयोग में लाया जा रहा, उसे सुधारे और पार्किंग के रूप में प्रयोग करे, अन्यथा भवन को सील करते हुए डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में विकसित होगा इको टूरिज्म, सीएम हेमंत ने कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी,
वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी और पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार के साथ बैठक की और राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए उन स्थानों को पहचान करे जहां इको टूरिज्म की बेहतरीन संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष फोकस रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को भी देश और दुनिया में अलग पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के अन्य राज्यों या अन्य देशों में जहां इको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है वहां के इको टूरिज्म मॉडल का अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि उन मॉडलों को झारखंड में लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग प्रतिबद्धता के साथ काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इको टूरिज्म के विकास से झारखंड की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा। मंत्री हफीजुल हसन की अफसरों संग बैठक पेयजल सहित इन परियोजनाओं को लेकर दिए निर्देश। राज्य के जल संसाधन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हफीजुल हसन मधुपुर स्थित आवास में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मधुपुर एवं देवघर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री के द्वारा सोमवार को मधुपुर आवासीय कार्यालय में देवघर मधुपुर के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं जेई इंजीनियर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल संबंधित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की बात कही। साथ ही पानी के समस्याओं को दूर करने के लिए नए चापानल निर्माण, सोलर आधारित पानी टंकी निर्माण, नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक किया। रांची में दिन दहाड़े 13 लाख रुपए की लूट, होटल मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। रांची के पांड्रा के ओटीसी ग्राउंड के समीप सोमवार की दोपहर 12:30 बजे आशीर्वाद आटा के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से बाइक पर आए 3 अपराधियों में से 2 ने 13 लाख रुपए लूट लिए। रुपए लूटकर भागने के दौरान लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार भी अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे एक गोली लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली बाह में लगी। उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनकी स्थिति खतरे में है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पिस्का मोड़ की ओर फरार हो गए। राजधानी रांची में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार, पांड्रा ओपी प्रभारी मनीष कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घटनास्थल की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। सूचना मिलते हैं आशीर्वाद आटा का मालिक नीरज कुमार गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। झारखंड की हजारों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी, पीड़िता महिलाएं पहुंची थाने। झारखंड की हजारों महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। सबसे ज़्यादा ठगी धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की महिलाओं के साथ हुई है। न्याय पाने के लिए तोपचांची थाने के बाहर सैकड़ों महिलाओं की भीड़ खड़ी दिखी। महिलाएं शोर मचाती रही। सभी महिलाएं बोकारो जिला, गिरिडीह और धनबाद जिले की रहने वाली है। ठगी की शिकार महिलाओं को फिनाइल बनाने और रोजगार देने के नाम पर कंपनी ने ठगा है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 6000 महिलाओं के साथ ठगी हुई है। कंपनी ने रोजगार के नाम पर जुड़ने के नाम पर महिलाओं से 15,000 से 25,000 रुपये तक लिए। फिर इसी तरह हजारों महिलाओं को कंपनी से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में रोजगार के नाम पर फिनाइल बनाने के लिए केमिकल और डिब्बे दिए गए। महिलाओं ने फिनाइल बनाकर कंपनी को दिया। बदले में कंपनी ने कुछ पैसे भी दिए। पैसे का भुगतान चेक के जरिए किया गया था, लेकिन उस चेक को आज तक कैश नहीं किया जा सका। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंपनी बोकारो के जोध मोड़ स्थित अपना कार्यालय बंद कर भाग गई है। ठगी की शिकार महिलाएं हताश होकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंची है। कंपनी के निदेशक और सहयोगी का घर तोपचांची थाना क्षेत्र के कामता गांव में है।
आक्रोशित महिलाओं ने आरोपी के घर से बुजुर्ग को उठाया और तोपचांची थाने ले आई। जानकारी के अनुसार इस मामले में बोकारो के चास थाने में पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है, इसलिए तोपचांची थाने में मामला दर्ज नहीं हो सका। नए साल का स्वागत करने के लिए उत्पाद विभाग की तैयारी पूरी। करोड़ों की शराब पीने वाले हैं राज्यवासी। साल 2025 आने में अब महज कुछ ही दिन बच गए हैं। झारखंड में भी नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शराब दुकानदारों ने भी नए साल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही कि नए साल के जश्न में राजधानी रांची में शराब की रिकॉर्ड बिक्री होगी। जानकारी हो कि पिछले साल 2023 में 31 दिसंबर को 4 करोड़ 53 लाख और 1 जनवरी को रांची में 3 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकी थी। इस साल भी शराब की बिक्री और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा निर्देश दिए गए कि नए साल में किसी भी मशहूर ब्रांड की शराब की कमी दुकानों में नहीं हो। इसके साथ ही कहा गया कि MRP से ज़्यादा कीमत लेने पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि राज्य में नए साल के जश्न में सबसे ज़्यादा शराब की खपत होती है। पिछले साल दिसंबर और जनवरी के महीने में 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शराब की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 85 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही। हालांकि नए साल के जश्न में शराब की बिक्री में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार के रेवेन्यू में भी इफाजा होगा। इसे लेकर उत्पाद विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल राजधानी रांची में अकेले 7 करोड़ से ज़्यादा की शराब की बिक्री होने की संभावना जताई गई है। राज्यपाल के आदेश पर हजारीबाग सदर SDO अशोक कुमार का ट्रांसफर, भेजे गए प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग। प्रशासनिक कारणों से हजारीबाग के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। अशोक कुमार को अब प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। यह अधिसूचना झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की ओर से 30 सितंबर को जारी किया गया है। झारखंड के राज्यपाल के आदेश पर सरकार के अवर सचिव प्रदीप कुमार पासवान के हस्ताक्षर से यह अधिसूचना जारी की गई है। निवर्तमान सदर SDO अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप है। रांची में इलाज के दौरान अनीता देवी की मौत हो गई थी। घटना के बाद हजारीबाग में मृतका के परिजनों ने घंटों लोरसिंगना थाना के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही मामले में जनप्रतिनिधि और आम जनता भी सड़क पर उतरी थी और कैंडल मार्च निकाला था। सरकार से SDO पर कार्रवाई करने की मांग की थी। घटना को लेकर लोरसिंगना थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। मामले के सूचक SDO के साले राजू कुमार गुप्ता हैं। उन्होंने मामले में SDO अशोक कुमार समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें SDO के पिता दुर्योधन साव, छोटा भाई शिवनंदन कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी के नाम शामिल है। वहीं अब तक सदर SDO अशोक कुमार पुलिस की पकड़ से दूर है और उनके सरकारी आवास पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर बाबूलाल ने जताई चिंता। बताया जनवरी से अक्टूबर के बीच हुई 1400 लोगों की हत्या। राज्य में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। इसे लेकर बाबूलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। SCRB द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक के बीच में 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी आज समय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर बढ़ रहा है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह से विफल साबित हो रही है। झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जेहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। पूजा सिंघल को मिल सकती है राहत। सरकार की ओर से निलंबन वापसी के मिले संकेत। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल झारखंड सरकार उनके निलंबन को वापस लेने का सोच रही है। मालूम है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
28 महीने बाद दिसंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली है। अब कार्मिक विभाग ने उनकी फाइल मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजी है। कमेटी की सिफारिश और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही निलंबन वापस होगा। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले का आरोप है। यह घोटाला उनके खूंटी जिले में डीसी रहने के दौरान हुआ था। ईडी की जांच में उनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया था। निलंबन से पहले वह उद्योग सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अगले ही दिन निलंबन का आदेश जारी हुआ था। पूजा सिंघल को लगभग 28 महीने जेल में बिताने पड़े हैं। 7 दिसंबर 2024 को रांची के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जेल से रिहाई के बाद अब उनके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग ने निलंबन फाइल कमेटी को भेज दी है। यह कमेटी मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गठित है। कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करेगी। अगर कमेटी पूजा सिंघल के निलंबन को वापस लेने की सिफारिश करती है तो इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही निलंबन वापस लिया जा सकेगा। निलंबन हटने के बाद पूजा सिंघल की फिर से पोस्टिंग हो सकती है। यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल अभी सभी की निगाहें कमेटी की सिफारिश पर टिकी है। देखना होगा कि कमेटी क्या फैसला लेती है। इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका भी अहम होगी। कृषि भवन में औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रहने से दिखी नाराज। झारखंड में अब 1 एकड़ से कम में बने तालाब का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी। अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाब को लेकर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी कराया जाएगा। ये निर्देश कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके कृषि भवन के औचक निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को दिया है। वर्तमान में निजी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना चल रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग के द्वारा आने वाले समय में सब्जियों के एमएसपी तय करने की दिशा में काम करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसे सब्जियों का दर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भवन में कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी पर चले जाने को लेकर नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से लेकर नए साल या दूसरे पर्व त्यौहार मनाने जरूरी है, पर इसका काम पर असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहां पहुंची तो 50% कर्मी और अधिकारी 15 से 20 दिन के अवकाश पर हैं। झारखंड में पहले से ही सरकारी कर्मियों की कार्य संस्कृति गड़बड़ रही है। इसमें सुधार जरूरी है और ऐसा करके हम विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा कर सकते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, बदलेगी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, 10,000 शिक्षक की होगी बहाली। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिला में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों में समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, न ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा। वर्तमान में नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। रांची बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में नए साल को लेकर खास तैयारी, सोमवार को भी खुला रहेगा।
टिकट का दर 70 रुपये होगा। रांची का बिरसा जैविक उद्यान नए साल के लिए तैयार है। पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। 2 जनवरी तक के लिए सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सोमवार के दिन बंद रहने वाला चिड़ियाघर 6 जनवरी जिस दिन सोमवार है उस दिन भी खुला रहेगा। 2 जनवरी 2025 तक प्रति वयस्क टिकट पर 70 रुपये रखा गया है, जबकि 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 30 रुपये का टिकट लगेगा। इन 3 दिनों तक ग्रुप टिकट की व्यवस्था नहीं रहेगी। इस बार आप नए जानवरों को भी देख पाएंगे, जिसमें सफ़ेद बाघ, सफ़ेद तेंदुआ, सफ़ेद मोर, सफ़ेद हिरण और गंध मर्ग जैसे दुर्लभ वन्यजीव शामिल है। चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जहां से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट खरीदा जा सकता है। भीड़ को देखते हुए 3 दिन जू प्रशासन ने जू के दोनों ओर गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त निजी लोग भी सड़क के दोनों किनारों को लेकर पार्किंग की व्यवस्था भी करेंगे। अपराध पर त्वरित कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस ने बनाया अलर्ट डिजिटल ऐप, ऐसे करेगा काम। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में अलर्ट नामक एक डिजिटल ऐप तैयार किया गया है। इससे सभी जिलों की घटना विधि व्यवस्था की समस्या की सूचना डीजी नियंत्रण कक्ष को मिलेगी। इस बाबत सोमवार को अमोल बिनुकांत होमगार्ड पुलिस महानिरीक्षक अभियान ने इंद्रजीत महता पुलिस उप महानिरीक्षक जगुआर एवं झारखंड पुलिस की टेक्निकल टीम के साथ बैठक की। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकसित अलर्ट ऐप के प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस उपाधीक्षक, सीसीआर, पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित पदाधिकारी कर्मी ने भाग लिया। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक झारखंड एवं झारखंड पुलिस के टेक्निकल टीम द्वारा अलर्ट ऐप के उद्देश्य प्रयोग के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य के किसी भी थाना क्षेत्र में हुई किसी प्रकार की घटना को संवेदनशीलता के आधार पर संबंधित जिला नियंत्रण कक्ष के द्वारा अलर्ट ऐप पर प्रविष्ट किया जाएगा। वरीय पुलिस पदाधिकारी को घटना की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐप के प्रति जिला नियंत्रण कक्ष एवं राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित कराने एवं इसे अतिशीघ्र सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत से झरिया एमएलए रागिनी सिंह ने की मुलाकात, बंद कोयला उठाव आरंभ कराने का आग्रह किया। सोमवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें लोधना के कुजामा कोल डंप पर निगम विरुद्ध मांग को लेकर कार्य बाधित किए जाने की शिकायत की ओर संज्ञान सौंपा। रागिनी सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि लोधना में कोयला उठाव 18 दिसंबर से बाधित है। संबंधित कागजात होने के बावजूद कोयला उठाव में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। लगभग 500 मजदूर कार्य से वंचित है, जिससे उनके और उनके परिवार के समक्ष भूख से मरने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों द्वारा 18 दिसंबर से व्यावसायिक और मजदूरों के कार्य में बाधा व भयादोहन करते हुए कार्य संपादन नहीं करने दिया जा रहा। मामले में प्राथमिकी दर्ज है, बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस समस्या का समाधान किया जाए। रागिनी सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा, आपसे यह अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर व्यापारियों और मजदूरों के हित में कार्य पुनः शुरू करने के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाई करे। नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिख कहा, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले का त्वरित समाधान करे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठकर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया, ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं। झारखंड के 15 हाईवे प्रोजेक्ट का काम फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 21,690 करोड़ है। 588 किलोमीटर लंबी सड़क के 172 किलोमीटर लंबाई में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेंच फंसा हुआ है। कोडरमा में युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने 6 को हथियार के साथ किया गिरफ्तार।
मरकच्चो के गागेरा सिंगा में 19 दिसंबर को हथियार के बल पर युवती का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में कोडरमा पुलिस की ओर से विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से भाग रहे 6 अपराधियों को पकड़ा गया। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में यह मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का पाया गया। आरोपी द्वारा हथियार के बल पर लड़की का अपहरण कर शादी करना चाहता था। आरोपी पूर्व से शादीशुदा एवं उसकी पत्नी छोड़कर चली गई है। नेशनल हाईवे NH पर एक्सीडेंट में मौत हुई तो दर्ज होगी FIR, मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गुप्ता ने NH 75E पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आरोप लगाया कि NH विभाग की लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ रही है। राजाराम गुप्ता ने बताया कि इस मार्ग के मुसफिल थाना के पास विभाग द्वारा नाली निर्माण के लिए महीनों पड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया है। राजाराम गुप्ता ने बताया कि इस मार्ग के मुसफिल थाना के पास विभाग द्वारा नाली निर्माण के लिए महीनों पहले गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। साथ ही चाईबासा के हाट गम्हरिया मार्ग की स्थिति भी ऐसे ही है। मंत्री दीपक बिरुवा ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भविष्य में NH मार्ग पर किसी भी सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि NH 75E चाईबासा हाट गम्हरिया मार्ग का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो सका है और इसके लिए NH विभाग और संवेदक पूरी तरह से जिम्मेवार है। इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा में हो रहा इफाजा, एयरपोर्ट की तर्ज पर बिल्डिंग हो रही तैयार। गुजरता हुआ साल 2024 कोडरमा में रेलवे की आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व विकास के लिए जाना जाएगा। यहाँ न सिर्फ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं से लैस स्टेशन भवन बनकर करीब करीब तैयार हो गया है, बल्कि इस गुजरते साल में कोडरमा समेत आसपास के लोगों को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा कई VIP ट्रेनों की सौगात भी मिली है। PM नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा में रेलवे के क्षेत्र में यह कायाकल्प किया जा रहा। रेलवे के क्षेत्र में हो रहे बदलाव से कोडरमा के लोग खासे उत्साहित है और इसके लिए PM मोदी समेत सांसद अन्नपूर्णा देवी का आभार जता रहे हैं। धनबाद रेल मंडल का कोडरमा स्टेशन राज्य के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है। साथ ही विभिन्न प्रदेशों में आवागमन की दृष्टिकोण से यह काफ़ी अहम है। धनबाद रेल मंडल में सबसे ज़्यादा राजस्व देने के मामले में भी कोडरमा दूसरे पायदान पर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा का नया स्टेशन भवन जो करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है, उसमें यात्रियों के साथ साथ पर्यटक के ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पार्किंग से लेकर सुसज्जित कैफेटेरिया भी बनेगा। लोग स्टेशन आकर यहाँ पर प्रतीक्षालय में ट्रेनों का इंतजार भी कर सकेंगे। अब उनके खड़े होकर ट्रेनों की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी तमाम सुविधाएं कोडरमा में बहाल करने की तैयारी चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।